हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज ही दोपहर को आदित्य L1 मिशन इसरो ने कंडक्ट किया। उसी के बारे में पूरे डिटेल्स में आप लोगों को मैं समझाऊंगा, कैसे लॉन्च हुआ, इस मिशन क्या है, ये रॉकेट क्या चीज़ है, कहाँ पर लाई करेगा, पूरा चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए और हमारे इसरो के लिए, हमारे इंडियन स्पेस एजेंसी के लिए और हमारा इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। आज का इस मिशन सक्सेसफुल जो होगा कि नहीं होगा हमें कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा, लेकिन आई होप एंड वी ऑल होप द मिशन विल बी अ ग्रेट सक्सेस। तो इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए एक भी मिनट वेस्ट नहीं करके आज पूरा चीज़ आप लोग को समझाने के मैं आज का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आदित्य L1 मिशन, तो सबसे पहले इसका नाम का ब्रेकडाउन करते हैं। आदित्य का मतलब क्या है? आदित्य का मीनिंग है सन। तो आप तो बोलोगे सर ठीक है, आदित्य का मीनिंग है सन। L1 क्या चीज़ है? L1 है लैग्रेंजियन पॉइंट। क्या है? लैग्रेंजियन पॉइंट। इनके बारे में लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है, क्या चीज़ है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले आदित्य L1 मिशन का मतलब क्या है? आदित्य लैग्रेंजियन के बारे में थोड़ी देर बाद में बोल रहा हूँ। आदित्य का मतलब है सन, मतलब एक ऐसा सैटेलाइट जो हम लोग भेज रहे हैं बाय PSLV रॉकेट, जो कि सन के पास जाकर सन से डेटा लेकर सन का स्टडी करेगा। और सन में क्या स्टडी करेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये है हमारा, ये है सन, ये है सन, ये है अर्थ, ये है अर्थ। सन और अर्थ का कितना डिस्टेंस है? 150 या 150 मिलियन किलोमीटर। सोच लीजिए 150 मिलियन किलोमीटर है। सन से अर्थ का डिस्टेंस है नियरली 150 मिलियन किलोमीटर। लेकिन हमारा जो सैटेलाइट रहेगा, हमारा जो सैटेलाइट रहेगा, ये अगर हमारा आदित्य L1 है, आदित्य L1 सैटेलाइट है, ये सिर्फ 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर रहेगा। तो आप लोग बोलेंगे इतना दूर, मतलब सन से इतना दूर, लेकिन अर्थ से इतना पास होकर सन का डेटा कैसे लेगा? तो ये सब कुछ हम लोग आज स्टडी करेंगे। ये आज का वीडियो मैं बार बार बोला, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये देखिए, इसका महज 100 टाइम्स ज़्यादा है ये वाला। ये सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से, सो इस रॉकेट का डिस्टेंस है 100 टाइम में। ये 1.5 मिलियन, ये है 150 मिलियन। तो कैसे होगा हम लोग ये देखेंगे। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्यों इस पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं, सब कुछ हम लोग स्टडी करेंगे। पेशेंस के साथ बने रहिए, आई गारंटी आप लोग पूरा चीज़ समझ पाएंगे आज के वीडियो के अंदर। तो देखिए क्या होता है इधर, हमारा जो फिनोमेना है, हमारे सन, ये जो आदित्य L1 का मिशन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन है कि टू स्टडी द कोरोनल लेयर ऑफ सन। लेकिन आप लोग को मन में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कोरोनल लेयर? तो उसी के चीज के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो एक सन का अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करें, अच्छे से देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, पूरा समझ पाएंगे। ये है एक हमारा सन, ये है सन। तो देख पा रहे हैं मैं, अर्थ का वेरियस लेयर होता है, वैसे ही ठीक वैसे ही सन का भी वेरियस लेयर होता है। अच्छा, ड्राइंग थोड़ा अच्छे से मैं बना लेता हूँ। देखिए, जैसे अर्थ का वेरियस लेयर होता है, सिमिलरली वैसे ही सन का वेरियस लेयर होता है, वैसे ही सन का वेरियस लेयर होता है। एकदम सेंटर में क्या रहता है? कोर। एकदम सेंटर में रहता है सन का कोर। उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद रहता है रेडिएटिव जोन। क्या? रेडिएटिव जोन। कोर के ऊपर रहता है रेडिएटिव जोन। उसके बाद एक लेयर रहता है जिसका नाम है कन्वेक्शन जोन। उसके बाद एक लेयर है जिसका नाम है कन्वेक्शन जोन। इस लेयर को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन जोन। इस यहाँ तक तो यह है एकदम सेंटर में कोर, फिर रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्शन जोन। लेकिन उसके ऊपर ये यहाँ पर सन का सरफेस खत्म हो गया। अभी जो ये लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं
फोटोस्फीयर। ये कहाँ है? सन का सरफेस के ऊपर। ऐसे तो सन का कोई सरफेस नहीं होता, हर एक चीज मोल्टन प्लाज्मा के फॉर्म में रहता है। मोल्टन गैस, हीलियम, लिक्विड हीलियम, ये सब प्लाज्मा में रहता है सन के अंदर। लेकिन फिर भी अगर मैं इमेजिन करूँ ये सन का सरफेस है, ये कॉन्वेक्शन जोन सन का लास्ट लेयर है, उसके ऊपर क्या है? दूसरा जो लेयर है सरफेस के ऊपर जो लेयर है उसको फर्स्ट लेयर हम लोग क्या करेंगे? फोटोस्फीयर। ये क्या है? दिस लाइज फ्रॉम सरफेस अप टू 500 किलोमीटर। कहां तक रहता है? 500 किलोमीटर। और इसका टेम्परेचर कितना है? एंड इट्स टेम्परेचर इज 6000 डिग्री सेल्सियस। तो 6000 डिग्री सेल्सियस के करीब है फोटोस्फीयर का टेम्परेचर। उसके बाद जो लेयर है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या? क्रोमोस्फीयर। और ये जो लेयर है ये कहां रहता है? ये फोटोस्फीयर के बाद 500 से 1500 दिस लाइज अबव फोटोस्फीयर टू मतलब कितना? फोटोस्फीयर दैट इज कितना? 500 टू 1500 किलोमीटर रेंज तक। एंड इट्स टेम्परेचर कितना होता है पता आप सभी को? एंड इट्स टेम्परेचर इज नियरली 10,000 डिग्री सेल्सियस। नियरली 10,000 डिग्री सेल्सियस। देखिए टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं जब कंप्लीट हो जाएगा डायग्राम बनाना उसको मैं आप लोगों को बोलूंगा। देखिए इसके बाद जो लेयर है, जो कि ये लेयर है, ये लेयर मतलब क्या? जो यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है ना सन का, तो ये एक थिक लेयर है। मतलब ये क्या है? अगर एक 3D डायग्राम होता सन का, तो सन का चारों तरफ से रेडिएशन निकल रहा है, तो रेडिएशन का भी एक लेयर है। ये लेयर में सन का से रेडिएशन है, और इसी को बोलते हैं कोरोनल लेयर। कोरोनल लेयर। और ये जो है ये बहुत ही थिक लेयर है, इसमें नियरली इक्वल टू 400 अर्थ फीट हो सकता है। दिस इज ए थिक लेयर। और नियरली कितना पता है आप लोग को? नियरली 400 अर्थ कैन फिट इनटू इट। हमारा जो अर्थ है वैसे 400 अर्थ, ये जो पूरा कोरोनल लेयर है सन का चारों तरफ, पूरा कोरोनल लेयर में 400 अर्थ फिट हो सकता है। और इसका टेम्परेचर एंड इट्स टेम्परेचर इज 100 टाइम्स देन दैट ऑफ इसका क्रोमोस्फीयर, दैट ऑफ क्रोमोस्फीयर। मतलब क्रोमोस्फीयर का जितना टेम्परेचर जो कि 10,000 डिग्री सेल्सियस है, उसका 100 टाइम्स। मतलब कितना? दैट इज 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये कितना है? ये है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कैमरा में आ रहा है? मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं। 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस है यहाँ का टेम्परेचर। ये जो क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर है कितना है? 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इधर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है सन का। साइंटिस्ट इस एक कोरोनल लेयर में बहुत सालों से, नियरली 60 ईयर्स से साइंटिस्ट परेशान है इस कोरोनल लेयर के बारे में। क्योंकि देखिए हमारे जो थर्मोडायनेमिक्स का रूल जो कहता है जितना दूर जाएंगे टेम्परेचर उतना कमता है। मतलब देखिए हमारा थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स में कहता है, देखिए अगर ये एक हीट सोर्स है तो सोचिए इधर एक मोमबत्ती जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, तो मोमबत्ती चारों तरफ हीट रेडिएट कर रहा है। तो यहाँ पर उसका जो रेडिएशन होगा हीट का, और यहाँ पर जितना होगा, तो दोनों में कहाँ हीट ज़्यादा होगा? यहाँ पर हीट ज़्यादा होगा, यहाँ पर हीट कम होगा, यहाँ पर हीट ज़्यादा होगा, यहाँ पर हीट कम होगा। लेकिन सन में देखिए इसका अपोजिट हो रहा है। सन में जब हमारा लेयर बढ़ रहा है की तरफ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। फोटोस्फीयर में था 6000 डिग्री सेल्सियस, फिर क्रोमोस्फीयर में हीट बढ़ गया, कितना हो? 10,000 डिग्री सेल्सियस। और कोरोनल लेयर में तो छोड़ ही दीजिए है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। मतलब जितना हीट सोर्स क्या है, सन का हीट सोर्स है उसका कोर, उसका कोर से तो उसका हीट सोर्स है। कोर से तो हमारा जो न्यूक्लियर फिजन कहाँ टेक प्लेस करता है? इधर तो न्यूक्लियर फिजन प्लेस करता है, टेक प्लेस। न्यूक्लियर फिजन होता है बोल के तो हाइड्रोजन से हीलियम होता है, तो इसलिए तो सन हमारा एक्टिव है। तो ये जो रेडिएटिव जोन के अंदर जो कोर है ये हमारा हीट सोर्स है। लेकिन हीट सोर्स से जितना दूर जा रहे हैं हम लोग तो देख पा रहे हैं टेम्परेचर उतना इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए साइंटिस्ट बहुत परेशान हो गए कि ये क्यों हो रहा है। और आज तक
इसका हमें कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं मिला है। बहुत सारे मिशन हुआ है इंडिया के अलावा, इंडिया तो फर्स्ट टाइम गया है। नासा ने भी अपना एक सैटेलाइट भेजा था जिसका नाम है पार्कर सैटेलाइट, जो कि 2018 में नासा ने भेजा था। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन ये पार्कर सैटेलाइट भी आज तक हमें करेक्ट आंसर नहीं दे पाया कि कोरोनल लेयर में इतना हमारा टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि ये सन के कोर से बहुत दूर है। तो मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये आदित्य L1 मिशन का, जो स्टडी करेगा कोरोनल लेयर को, कि कोरोनल लेयर में इतना हीट क्यों है। इसके साथ और एक चीज हम लोग इधर से स्टडी करेंगे जो कि है सोलर स्टॉर्म के बारे में। सोलर स्टॉर्म क्या है ये भी हम लोग थोड़ी देर बाद स्टडी करेंगे। ये तब तक के लिए देख लीजिए। तो हम लोग पता चले क्या स्टडी करेगा, क्या करेगा, कोरोनल लेयर। अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि L1 मिशन, तो L का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। तो लैग्रेंज पॉइंट क्या है वो देखिए। अभी मैं आप लोग अभी सन का लेयर के बारे में समझ गए, अभी हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा लैग्रेंज लेयर के बारे में। अभी लैग्रेंज लेयर के बारे में, लैग्रेंज लेयर क्या चीज है। लैग्रेंज लेयर देखिए क्या, मैं ड्राइंग बनाता हूं आप लोग को समझ पाएंगे। यहां पर सोचिए हमारा एकदम सेंटर में ये है सन, और ये है हमारा क्या, अर्थ। ये सन है, ये अर्थ है। तो दोनों के सेंटर में एक ऐसा पॉइंट जहां पर कोई ग्रेविटी फील ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। मैं लिख देता हूं, लैग्रेंज पॉइंट, the point between two objects where no gravitational pull is felt। मतलब सन भी अपना ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ का भी अपना एक ग्रेविटेशनल पुल है, लेकिन हमारा जो लैग्रेंजियन पॉइंट है उधर हमारा कोई भी ग्रेविटेशनल पुल इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल काउंटर बैलेंस कर लेगा, और इस पॉइंट में कोई भी ग्रेविटेशनल पुल नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। और हमारा जो आदित्य L1 जो सैटेलाइट है वो कहां पर रहेगा, इसी पॉइंट में रहेगा। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या सिर्फ एक ही लैग्रेंज पॉइंट, और लैग्रेंज पॉइंट नहीं है? क्यों नहीं है? इसके अलावा और 4 लैग्रेंज पॉइंट है, जो कि कहां है देख लीजिए। यहां पर एक लैग्रेंज पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं L2, एकदम ऑपोजिट साइड में एक लैग्रेंज पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं L3, फिर एकदम डायगोनली ये एक पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं L4, और इसको हम लोग बोलते हैं L5। तो देख पा रहे हैं हमारे पास कितना सारा लैग्रेंजियन पॉइंट है। सन और अर्थ के बीच में टोटल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स है। क्या है? टोटल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स। अभी सब लैग्रेंजियन पॉइंट्स कौन सा क्या चीज है वो हम लोग फॉर्म करेंगे। तो देखिए इतना सारा लैग्रेंजियन पॉइंट है, तो हमने सिर्फ L1 क्यों चुना? हमारा जो यहीं पर क्या होगा, यहीं पर हमारा तो आदित्य L1, आदित्य सैटेलाइट तो हमारा यहीं पर रहेगा। तो इतना सारा लैग्रेंजियन पॉइंट था, हम सिर्फ L1 हमने क्यों लिया? हमने L2 नहीं लिया, L3 नहीं लिया, L4 नहीं लिया, L5 नहीं लिया। तो ये क्यों लिया? क्योंकि देखिए, और ये जो हमारा जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट नहीं करेगा, L1 में ही क्या करेगा, स्टेशनरी करेगा। उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में आ रहा हूँ, सब कुछ पढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ बोर्ड में कर रहा हूँ, मेरे पास कोई LED बोर्ड नहीं है, तो LED बोर्ड से और भी अच्छा होता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी बोर्ड में आप लोग को समझाने के लिए। आप लोग से मेरे को सपोर्ट कीजिए। देखिए ये L1 जो पॉइंट है ये एकदम आइडियल पॉइंट क्यों है? क्योंकि इधर जो अर्थ और सन के एकदम मिडिल पॉइंट में है, मतलब एकदम सेंटर में इसका लैग्रेंजियन पॉइंट है, और इधर कोई भी ग्रेविटी फील नहीं होता। लेकिन लैग्रेंजियन पॉइंट मतलब तो कहीं भी ग्रेविटी फील नहीं होगा। ये जो L2 पॉइंट है ये सन से बहुत दूर हो जा रहा है, और सन और अर्थ के बीच में ये आ जा रहा है। मतलब ये L2 पॉइंट जब सन को स्टडी करेगा, ये L2 पॉइंट, तो उसके बीच में अर्थ आ जाएगा। तो अर्थ आ जाने से ये जो पोर्शन है, इसका जो रेंज है सैटेलाइट का, ये रेंज पूरा ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए L2 पॉइंट तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बीच में अर्थ आ जा रहा है। L3 पॉइंट बहुत दूर है, अर्थ से बहुत दूर। यहाँ आने के लिए बहुत फ्यूल खर्चा होगा, बहुत कॉस्ट एफिशिएंसी, मतलब बहुत कॉस्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ पर अगर एक सैटेलाइट आए तो बहुत मतलब कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब बहुत फ्यूल लगेगा। तो ये पॉइंट भी हम लोग नहीं ले सकते। अभी L4 और L5 का बात है। अभी ये L4 और L5,
L4 और L5 हम लोग ले सकते थे, जो हम लोग फ्यूचर इसरो का प्लान है L4 और L5 में भेजना। तो अभी क्यों नहीं हुआ L4 और L5? देखिए L4 और L5 बिल्कुल आइडियल प्लेसेस है, लेकिन देखिए यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, दीज आर एक्सट्रीम स्टेबल, मतलब ये बहुत ही स्टेबिलिटी है, इसमें बहुत ही स्टेबिलिटी है बोल के इधर हमारा जो है कुछ मीटियोर्स इधर रहता है, कुछ मीटियोर्स इस रीजन्स में घूमता रहता है, कुछ मीटियोर्स घूमता रहता है, जिसको हम लोग क्या मीटियोर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ ट्रोजन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ ट्रोजन्स। सिमिलरली इधर भी है, क्या है, अर्थ ट्रोजन्स। तो ऐसा बहुत सारे मीटियोर्स इधर घूमता रहता है, बहुत सारे मीटियोर्स इधर घूमता रहता है। ये मीटियोर्स जब घूमता है तो अगर मैं इधर एक सैटेलाइट को प्लेस करूं, ये मीटियोर जाके अगर हमारे सैटेलाइट को धक्का मार दे तो हमारा सैटेलाइट तो उधर ही, हमारा सैटेलाइट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि L4 और L5 इसलिए हमारे लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, बाद में यहाँ प्लान है, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद जब आप लोगों को L1 का थोड़ा और डिटेल्स बताऊंगा तब वो लोग समझ पाएंगे। तो अभी इस सब सिचुएशंस को देखने के बाद देख पा रहे हैं हम लोग 4 हमारा जो लैग्रेंजियन पॉइंट है उधर कोई भी हमारा परफेक्ट लैग्रेंजियन पॉइंट नहीं है अभी के कंडीशन में। अभी हमारा जो मतलब हम जो कर रहे हैं अभी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। बाद में फ्यूचर में हमारा साइंटिफिक एडवांसमेंट होगा तब हम लोग इधर जा सकते हैं, लेकिन अभी हमारा जितना कॉस्ट है, मतलब हमारा तो इसरो का क्या काम है, इसरो का काम है सबसे कम बजट में हमारा स्पेस मिशन करने के लिए। जो मंगलयान भी हुआ था बहुत ही कम बजट में हुआ था, जो कि नियरली 400 करोड़ में हुआ था। रिसेंटली हमारा चंद्रयान 3 मिशन भी 600 करोड़ में हुआ है, और ये भी समथिंग 400 to 500 करोड़ के बीच में इसका कॉस्ट है। मतलब इसरो इस फेमस विक्रम साराभाई साइंटिस्ट जो थे हम लोग का, जो हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, विक्रम साराभाई, उनका मतलब मेन लाइफ का मोटो ये था कि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम होगा दैट विल हेल्प द ह्यूमन मैनकाइंड। तो मैनकाइंड तो हेल्प करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट को सबसे कम खर्चा के अंदर करना पड़ेगा। तो देख पा रहे हैं सिर्फ L1 पॉइंट में अभी हमारा कॉस्ट एफिशिएंट है और डाटा भी हमें सफिशिएंटली मिलेगा। तो समझ पा रहे हैं हमने इसे आदित्य L1 मिशन क्यों किया, क्योंकि ये है लैग्रेंजियन पॉइंट में हमें इसको प्लेस करना पड़ेगा। अभी देखिए प्लेस करना पड़ेगा तो हम लोग समझ गए, लेकिन प्लेस करेंगे कैसे, इसका ट्रैजेक्टरी कैसे होगा, हम लोग प्लेस कैसे करेंगे, इसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या समझ गए, अभी देखते हैं कैसे ऑर्बिट करेगा, कैसे अर्थ से ये रॉकेट जो हमारा जो PSLV रॉकेट है, ये जो L1 मिशन होगा ये कौन सा रॉकेट में जाएगा, PSLV रॉकेट में हमारा ये आदित्य L1 सैटेलाइट रहेगा। तो कैसे होगा इसका प्रोजेक्ट देखिए, ये सोचिए ये है हमारा सन, थोड़ा बड़ा करके ड्राइंग करते हैं, ये है हमारा सन, ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा अर्थ, और ये है हमारा L1 पॉइंट, ये है हमारा L1 पॉइंट। समझ पा रहे हैं, यह L1 पॉइंट। तो देख क्या होगा, सबसे पहले जब अर्थ से सैटेलाइट आएगा, मतलब रॉकेट उड़ेगा, फिर रॉकेट क्या करेगा, अर्थ के ट्रैजेक्टरी में ऐसे मूवमेंट करता रहेगा, अर्थ के ट्रैजेक्टरी में मूवमेंट करता रहेगा। फिर एक टाइम में जब अर्थ का मूवमेंट करते करते एक पोजीशन में इधर हमारा सैटेलाइट आ गया, तो हम इसको थोड़ा पुश करेंगे, थोड़ा इसको पुश कर देंगे, तो क्या होगा, इसका ट्रैजेक्टरी और थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर जब इधर आएगा और थोड़ा पुश कर देंगे, फिर ट्रैजेक्टरी ऐसा बढ़ जाएगा, फिर और थोड़ा पुश कर देंगे, फिर ऐसा ट्रैजेक्टरी बढ़ता रहेगा। ये पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरिजी पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिगी पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिगी पोजीशन। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करते रहेंगे, और एकदम फाइनल, जब फाइनल हमारा जो एकदम आ जाएगा, एकदम फाइनल, तो हम लोग इधर क्या करेंगे, मैक्सिमम आउटपुट देंगे। जो अर्थ का तो एक इन्फ्लुएंस लेयर होता है ना, जहां तक उसका ग्रेविटी हम लोग फील कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अर्थ इन्फ्लुएंस स्फीयर। अर्थ इन्फ्लुएंस स्फीयर मतलब यहां तक अर्थ का ग्रेविटी हम लोग फील कर सकते हैं, मतलब ग्रेविटी फील कर सकते हैं, मतलब ग्रेविटेशन पुल फील कर सकते हैं, जहां पर मतलब कोई एक चीज अगर इधर पहुंच गया, वो क्या करेगा, ऑर्बिट करता रहेगा, अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट। तो इधर फाइनल पोजीशन में हम लोग ह्यूज पुश देंगे, तो क्या होगा, हमारा ये निकल के चल जाएगा, सैटेलाइट यहां से निकल जाएगा। फिर निकलने के बाद क्या होगा, ये यहां पर आ जाएगा, फिर इधर से एक
अच्छा से देखिए ट्रैजेक्टरी आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ से आएगा आएगा आएगा, फिर इधर से ट्रैजेक्टरी होने के बाद फिर ऐसे ऐसे ट्रैजेक्टरी करता रहेगा, फिर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ये मूवमेंट करता रहेगा, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ये मूवमेंट करता रहेगा। ये एक इमेजिनरी ऑर्बिट है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हेलो ऑर्बिट। क्या? हेलो ऑर्बिट। हेलो का मीनिंग क्या है? हेलो का मीनिंग है इमेजिनरी। हेलो का मीनिंग है इमेजिनरी। देखिए अच्छा से, मैं हट जा रहा हूँ साइड से, डायग्राम को अच्छे से देखिए, डायग्राम को अच्छे से देखिए। और ये जो हमारा यहाँ से जो निकल गया, यहाँ से जो अर्थ का ग्रेविटेशनल स्फीयर से निकल गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो ऑर्बिट ट्रैजेक्टरी फेज। तो ये L1 पोजीशन में हमारा आदित्य L1 सैटेलाइट, L1 पोजीशन एकदम सेंटर में रहेगा। अच्छे से देखिए, ये L1 पोजीशन में आदित्य सैटेलाइट ऐसे हमारा ऑर्बिट करता रहेगा। तो ये ऐसे हम लोग का आदित्य L1 सैटेलाइट, और नियरली ये जो मिशन है, ये मिशन में नियरली 127 डेज लगेगा, जो कि नियरली इक्वल्स टू 4 to 5 मंथ्स, 4 मंथ्स के करीब तो लगेगा ही। यहाँ पहुँचने के लिए साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया, इसरो के साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया कितना दिन लगेगा? 127 डेज लगेगा, क्योंकि देख पा रहे कितना ऑर्बिट घूमते 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 फाइनली आया। और ये जो ऑर्बिट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पर जो हमारा रहेगा, कुछ कुछ सैटेलाइट जो है वो सन के चारों तरफ हमारा ऑर्बिट करते करते घूमता रहता है, लेकिन हमारा आदित्य L1 सैटेलाइट सन के चारों तरफ ट्रैजेक्टरी नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो इधर से L1 पोजीशन में स्टैटिक रह के ही हमारा पूरा सन को स्टडी करेगा, मतलब ऑर्बिट नहीं करेगा, इधर फिक्स्ड रहेगा, मतलब इसी ऑर्बिट में फिक्स्ड रहेगा अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब हमारा देखिए, जब हमारा कोई सैटेलाइट सन के चारों तरफ ऑर्बिट करेगा, तब जब सैटेलाइट ये पोजीशन में अगर सैटेलाइट आ गया, इस पोजीशन में आ गया, तो क्या अर्थ से कम्युनिकेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कि बीच में सन आ जा रहा है, तो इधर से सिग्नल भेजेगा, सिग्नल तो हमारा क्या होगा? डिस्टर्बेंस हो जाएगा सन की वजह से, डायरेक्ट सिग्नल नहीं भेज पाएगा। लेकिन जब हमारा सैटेलाइट सिर्फ इधर हमारा सैटेलाइट फिक्स्ड रहेगा, तो डायरेक्टली इधर से अर्थ में वो सिग्नल भेज पाएगा, तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो ये था द प्रोजेक्ट्री ऑफ आदित्य L1 सैटेलाइट। अभी हमें जो मेन जो इसका हमारा जो एम था, वो था स्टडी ऑफ द कोरोनल लेयर। तो समझ गए कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितना दिन में आएगा, वो समझ गए। अभी हमारा जो इस रॉकेट का आदित्य L1 मिशन का जो काम है, जो हमारा इसका जो ऑब्जेक्टिव है, क्या है? ये जो सन का कोरोनल लेयर को स्टडी करना, जो बाहर है, जो कोरोनल लेयर को स्टडी करना। और स्टडी करने के बाद क्योंकि इसका एक्सेस हीट है, जो कि है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये क्यों है, इसके बारे में हमें पता करना पड़ेगा। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा इधर जो हमारा L1 पॉइंट, इधर हमारा ये जो सैटेलाइट रहेगा, ये जो सोच लीजिए हमारा सैटेलाइट रहेगा आदित्य L1, क्या है इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो इधर से हमारा जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम निकल रहा है, सन से तो क्या निकलता है? सन से निकलता है हीट एंड लाइट तो निकलता है, उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उधर स्पेक्ट्रोमीटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी किया जाएगा, और स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट कंक्लूड करने का कोशिश करेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है और कोरोनल लेयर के एक्सेस हीट क्यों होता है। और एक चीज़ ये स्टडी करेगा जो कि है सोलर स्टॉर्म के बारे में स्टडी करेगा। आपने अगर कोई अगर 2012 वाला जो एक अर्थ डिस्ट्रॉय फिल्म देखा था, 2012 एक फिल्म आया था ना, द अर्थ विल डिस्ट्रॉय 2012 फिल्म, उधर एक सीन था कि सोलर स्टॉर्म की वजह से हमारा पूरा पृथ्वी तबाह हो जा रहा था। तो सोलर स्टॉर्म इज वेरी एक हार्श फेनोमेना। सोलर स्टॉर्म मतलब क्या? जो सन से हमारा इसका सन से प्लाज्मा निकल के चारों तरफ बिखरना शुरू करेगा, जो उसके बीच में आएगा सबको जला के राख कर देगा। वो क्यों होता है? ये सोलर स्टॉर्म इज ड्यू टू कोरोनल मास इजेक्शन, CME। तो CME या कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? जो कि अगर मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए CME या कोरोनल मास इजेक्शन क्या चीज है?
कि सन का जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है और इसका जो पोल स्ट्रेंथ है अगर कभी चेंज हो गया, सन का जो मैग्नेटिक फील्ड और इसका पोल स्ट्रेंथ जब क्या करता है, चेंजेस डायरेक्शन, जब चेंजेस डायरेक्शन, जब सन का मैग्नेटिक फील्ड और पोल स्ट्रेंथ डायरेक्शन को चेंज करता है, तब क्या होता है, सन में जो प्लाज्मा प्रेजेंट है वो क्या होता है, बहुत तेजी से बाहर की तरफ फेंका चला आता है। ये सन क्या है, सन तो एक लेयर ऑफ गैसेस है, लेयर ऑफ प्लाज्मा है। इधर सब क्या स्टेट में है, सब कुछ क्या स्टेट में है, इधर सब कुछ प्लाज्मा स्टेट में है। क्या स्टेट में है, प्लाज्मा स्टेट में है। तो सन से जो प्लाज्मा है बाहर की तरफ ऐसे छिटकने लगता है, बहुत क्विकली छिटक जाता है। तो वो जब छिटकेगा, वो उसी फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे कोरोनल मास इजेक्शन। मतलब ऐसे करके प्लाज्मा चारों तरफ निकलता रहेगा, जो भी बीच में आएगा सबको तबाह कर देगा, सबको जला के राख कर देगा। तो इसी चीज को स्टडी करेगा कौन, हमारा आदित्य L1 सैटेलाइट। आदित्य सैटेलाइट स्टडी करके बोल पाएगा कि कब सोलर स्टॉर्म आएगा और हम कैसे इससे बच सकेंगे। तो ये डाटा सबसे पहले कहाँ पर आएगा, हमारे इंडिया में इसरो के पास आएगा। तो हम लोग वहाँ से पूरे अर्थ के सब कंट्री को हम लोग बोल पाएंगे कि ये ऐसा एक बहुत ही डिजास्टर फिनोमेना आने वाला है, हम ऐसे इससे कैसे बच सकते हैं। साल शायद 1850 में 1850 में एक सोलर स्टॉर्म आया था, पृथ्वी के बहुत ही करीब से गुजर गया, पृथ्वी पे घुसा नहीं, बहुत ही करीब से गुजर गया। आप लोग गूगल में सर्च करके चेक कर सकते हैं 1850 सोलर स्टॉर्म के बारे में। हमारा अर्थ में इसका कुछ इफेक्ट हुआ नहीं था, लेकिन अर्थ के बहुत करीब से गुजर गया था। बहुत ही मतलब बाय द गॉड ग्रेस या कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, बहुत ही मतलब हम लकी थे बोल के आज तक हमारा लाइफ है। अगर 1850 में, अगर 1850 में सोलर स्टॉर्म हिट कर जाता तो क्या पता क्या होता, हम लोग अभी तक हमें नहीं पता। आई होप 1850 आगे पीछे कुछ साल हो सकता है, आप लोग थोड़ा चेक कीजिएगा लास्ट सोलर स्टॉर्म के बारे में। तो ऐसे अगर फ्यूचर में भी कुछ सोलर स्टॉर्म या कुछ कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो तो उसके बारे में सबसे पहले डाटा कौन देगा, आदित्य L1 सैटेलाइट। तो समझ पा रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट मिशन है ये। सिर्फ मतलब कोई मतलब लोग किसी को दिखाने के लिए, कोई ईगो कंपटीशन में कोई मिशन नहीं हो रहा है, ये मिशन बहुत ही एसेंशियल है। सिर्फ इसरो के अलावा इसके पहले सिर्फ और 4 कंट्रीज ने ये मिशन किया था, 4 कंट्रीज में सन का मिशन किया था। तो हमारा इसरो है 5वां नंबर। तो देख पा रहे इतना सारा हमारा अर्थ में इतना कॉन्टिनेंट्स है, इतना कॉन्टिनेंट्स में इतना कंट्रीज है, तो उसमें से सिर्फ हम 5 देश है जहां से हम स्पेस मिशन किया था। और आई होप इसरो का सक्सेस रेट बहुत ही हाई है, तो हम लोग इस मिशन में सक्सेस होंगे। और जो मैं आप लोगों को बोल रहा था, और एक चीज़, जो पार्कर सैटेलाइट जो नासा ने 2018 में नासा ने, और किसके साथ, नासा एंड यूरोपियन कुछ एजेंसीज के साथ, यूरोपियन हेल्प के साथ क्या लॉन्च किया था, पार्कर सैटेलाइट। लेकिन पार्कर सैटेलाइट अभी तक हमें कुछ करेक्ट डाटा दे नहीं पाया, क्योंकि पार्कर क्या करता है पता है, ये जो हमारा सन है ना, सन के चारों तरफ पार्कर ऑर्बिट करता रहता है। पार्कर जो सैटेलाइट है, ये पार्कर सैटेलाइट, अगर ये पार्कर सैटेलाइट है, ये चारों तरफ ऑर्बिट करता रहता है। ये ऑर्बिट करता रहेगा बोल के ही अभी तक कुछ हमारा परफेक्ट डाटा नहीं दे पाया तब। और ये पार्कर जो है ये सन के बहुत करीब है, हमारा आदित्य रहेगा इधर बहुत ही दूर, इधर हमारा आदित्य L1 रहेगा लैग्रेंजियन पॉइंट में, लेकिन पार्कर सन के बहुत करीब है। तो सन के बहुत करीब होने के वजह से ये एक्सट्रीम हीट कंडीशन के सामने फेस होता है, एक्सट्रीम हीट फेस करता है। और एक्सट्रीम हीट फेस करता है बोल के इसका अंदर का जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत डैमेज हो सकता है। लेकिन हमारा जो आदित्य L1 हमारा जो सैटेलाइट है वो सन से बहुत ही रिलेटिवली बहुत ही दूर है, सन का इफेक्ट इसमें नहीं होगा। लेकिन ये क्या स्टडी करेगा, सन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आएगा उसको, स्पेक्ट्रम को स्टडी करेगा। हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लोग अगर साइंस में इंटरेस्टेड है तो इसको सर्च कीजिएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग वेरियस स्पेक्ट्रम को देख के, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को देख के हम लोग स्टडी करते हैं क्या क्या चीज़ उसमें है। जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखेंगे इसका ये स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का ये स्पेक्ट्रम है, हीलियम का ये स्पेक्ट्रम है, लिथियम का ये स्पेक्ट्रम है, ऑक्सीजन का ये स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम मीटर में हम लोग उसको रख के देखेंगे कि ये कौन सा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो आप लोग देख पा रहे कितना इंपॉर्टेंट मिशन है आदित्य L1 मिशन। सिमिलरली एक और मिशन भी इसरो इसके बाद प्लान कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे मिशन अभी हमारा इसरो, हमारा जो अभी स्पेस टाइम है इंडिया का, अभी स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया अभी बहुत ही हाई ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही हाई ग्रोथ हो रहा है इंडिया का। आई होप आप लोग आज इस वीडियो से समझ पाए आदित्य L1 मिशन है कैसा हुआ, कैसा होता है। और
पता है मेरे पास कोई एलईडी बोर्ड नहीं है, मैं 3D आप लोग एनिमेशन के साथ नहीं दिखा पा रहा हूँ, एक पेन और एक बोर्ड के मदद से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई होप आप लोग समझ गए। अगर नहीं समझ पाए तो और भी तो यूट्यूब में इतना बड़ा बड़ा चैनल्स है जो 3D एनिमेशन, एलईडी बोर्ड और कितना से समझ पाता है। लेकिन आज मेरा ये वीडियो है ग्रेट ट्रिब्यूट टू इसरो। उन्होंने इतना मेहनत करके सैटेलाइट हमारे इंडिया को प्राउड किया, और मैं आप लोगों को सभी को बोलूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये वीडियो जो आप लोग देखेंगे, किसी और को देखे, कोई बच्चा देखेगा तो वो भी अगर इंस्पायर होकर बाद में इसरो के साइंटिस्ट बनने में भी अगर उसका मन में इच्छा है तो आई विल थिंक मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल है। तो आप लोग कमेंट्स में आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा, सब लोग लिखेंगे जय हिंद और ऑल द थैंक्स टू इसरो एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू इसरो, ऐसे लिख के आप लोग इसरो को कंग्रेचुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोग कुछ नया सीख पाए हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।